हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के अंदर है। सबसे पहले इसके अंदर कार्बोकेटाइंस आता है, कार्बोनाइड्स, कार्बिन्स, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास में यहाँ पे टॉपिक आ जाता है दैट इज कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन भी हम काफी तरीके से जानते हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे बेसिक से ही पढ़ना होता है। तो सबसे पहले जो कार्बोकेटाइन है वो हमें पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, मतलब जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। एक 6 इलेक्ट्रॉन्स की स्पीशीज होती है ये। इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हाइपोवेलेंट भी होता है, जैसे कि आपके पास में अगर CH3 प्लस है तो ये हाइपोवेलेंट हो गया, या फिर CH5 प्लस ये हाइपरवेलेंट हो गया। तो एक हाइपो है और एक हाइपर है। हाइपर मतलब ज्यादा वाला होता है, तो CH3 प्लस, CH5 प्लस इस तरीके से होते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन है ये इसी तरीके से होता है। एक आपका क्लासिकल होता है कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड आता है वो आता है नॉन क्लासिकल। तो एक तो मेरे पास में क्लासिकल है और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन क्लासिकल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्लासिकल के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा नॉन क्लासिकल होता है। इसमें डिफरेंस जो है वो हम आगे देख लेंगे क्या होता है। बेसिकली इसके अंदर बस आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं, जैसे कि नॉन क्लासिकल के अंदर आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि डीलोकलाइजेशन होता है बेसिकली जो आपका चार्जर्स का। लेकिन जो क्लासिकल है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लोकलाइज्ड रहता है, मतलब जहां पे है वहीं पे ही रहेगा चार्ज, उधर चला गया तो उधर ही रहेगा। तो यहाँ पर लोकलाइज रहता है। और नीचे वाले में यानी कि नॉन क्लासिकल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डीलोकलाइज रहता है। तो ये हमारे 2 इसके क्लासिफिकेशन हो गए। इसके बाद में देखते हैं हम सबसे पहला जो हमारा है ये क्या रहेगा, क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ठीक है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन के अंदर क्या होता है, आपके पास में कार्बोकेटाइन रहेगा, मतलब कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है। आपके पास में इसमें अब 3 जो है कोई भी इसके साथ में बॉन्डेड हो सकते हैं, कोई भी एटम्स हो चाहे वो। इसके पास में एक वेकेंट p ऑर्बिटल रहेगा जो कि खाली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वेकेंट रहेगा। यहाँ पे अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस तरीके से अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ये क्या बन जाता है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब एक प्लेन के ऊपर इस तरीके से, जैसे मेरे पास में प्लेन है तो इसमें 3 पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो ये एक प्लेन हो गया। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन है, ऊपर नीचे हर तरफ से मतलब इस पर अटैक हो सकता है। इसकी कोई और ज्योमेट्री नहीं है, ट्रायंगल प्लेनर ये कहलाता है। इसके अंदर अगर हम एंगल की बात करते हैं तो वो आपको पता ही है 120 डिग्री का यहाँ पे रहेगा ये। इसके अंदर इसको आप नेमिंग कर सकते हैं, ये वेकेंट p ऑर्बिटल है। और बीच में जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 3 से जुड़ा है तो एक s और 2 p, आप ऐसे याद रख सकते हो। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का यहाँ पे सेंटर है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है। तो जितने भी मतलब ऐसे कार्बोकेटाइन रहता है, इनका जो लूमो है यानी कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के होमो के साथ में आपका क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, मतलब एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहेगा। इसके पास में कमी है इलेक्ट्रॉन्स की तो ये चाहेगा कि कोई दूसरे से ये ले पाए। तो यहाँ पर इसके पास में है एक लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और कोई भी और दूसरा अगर मॉलिक्यूल है उसका होमो के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वहां से आ जाएंगे और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं इनमें नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहला जो रहता है ये रहता है आपका कार्बोनियम आयन। इसके अंदर जो एग्जांपल्स हो जाते हैं इसको आप देख सकते हैं, मिथेनियम हो जाता है, इथेनियम हो जाता है, या फिर इथीनियम भी हो जाता है। बेसिकली ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं रिएक्शन के अंदर, और ये भी जो है एक तरीके का कार्बोकेटाइन ही है। कार्बोकेटाइन है जो कि शॉर्ट लिव्ड बनते हैं, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए रिएक्शन के बीच में बनते हैं। तो ये तो कार्बोनियम हो गया। इसके बाद में यहाँ पे पढ़ेंगे जो कार्बीनियम है। मिथेनियम के लिए आप पढ़ सकते हैं जैसे कि आपका CH5 है ये प्लस, या फिर C2H3 प्लस, या फिर C2H5 प्लस, इस तरीके से मतलब मिथेनियम, इथेनियम या फिर इथीनियम ये सारे हो जाते हैं। अब कार्बीनियम के अंदर क्या हो जाता है, जैसे कि आपका एक कार्बन है, इसके साथ में 3 R ग्रुप अटैच है इस तरीके से। मान लीजिए मैंने CH3 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 ऐसे अटैच कर दिया, इसके ऊपर फिर प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए जो कि R, R' और R" ग्रुप्स के साथ में जुड़ा हुआ है, और जो बीच वाला कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो आपको दिख रहा होगा। तो यही एक +1 का फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर होता है। ये भी रिएक्टिव स्पीशीज है, नाइट्राइल्स, एल्कीन्स वगैरह की जो रिएक्शंस हैं उनमें ये बनता है। तो एक कार्बोनियम हो गया, एक कार्बीनियम हो गया। इसके बाद में फिर एक आ जाता है कार्बो, और जिसको हम कटाइन बोल देते हैं, जिसको हम बेसिकली पढ़ते ही हैं। ये आपका यही है, इलेक्ट्रॉन आपका डेफिशिएंट स्पीशीज है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। तो कार्बोकेटाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि ये मतलब इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स हो जाते हैं अगर हम SN1 की रिएक्शन पढ़ते हैं, चाहे हम एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं या फिर हम रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शंस भी पढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब ये किस किस तरीके से बन सकता है। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिससे हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है। इसके अंदर जो पहला आ जाता है कि मतलब हेटेरोलिटिक फिशन करा दें,
मतलब एक के पास में नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो उससे बन सकता है एक तो कार्बोकटाइन। तो पहला हमारे पास में हो जाता है हेट्रो, ये लिटिक हो जाता है फिजन। फिजन का मतलब ये टूटना, ब्रेकडाउन होने एक तरीके से। और हेट्रो का मतलब हो जाता है कि एक के पास में ज्यादा चले जाएगा, तो बेसिकली अनइवन जो है ब्रेकिंग हो जाएगी बॉन्ड की, बराबर ब्रेक नहीं होगा, एक के पास में नेगेटिव एक के पास में पॉजिटिव, इस तरीके से ब्रेक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका ये हमने ले लिया, ठीक है, इसके साथ में कोई भी मतलब एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि हेलाइड है, और अगर हम इसका हम क्या कराते हैं एच एफ, मतलब हेट्रोलिटिक फिजन, मैंने शॉर्ट में इस तरीके से लिख दिया है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा Me3, ठीक है, ये 3 हो जाएंगे इस कार्बन के पास में, प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस जो आपका ये हेलाइड है जो भी है इसके अंदर, ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से एक तो हेट्रोलिटिक फिजन के थ्रू यहाँ पे कार्बोकटाइन बन सकता है। दूसरा जो हम देख सकते हैं, हम सिल्वर आयन का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग सिल्वर आयन, मतलब कि Ag+ का हम यूज कर सकते हैं। ये इसलिए कर सकते हैं, मतलब ये आपका यहाँ पे एक तो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, प्लस ये X नेगेटिव को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अगर आपने कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया है, RX लिया है, कुछ भी, उसके अंदर अगर हम सीधा एरो के ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ पे Ag+, अगर आप ले लेते हैं Ag+ आपने आयन लिया है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या करता है, इस X नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, AgX बन जाता है, तो आपका बैठ जाएगा। और यहाँ पे R के पास में क्या रह गया, सिर्फ प्लस चार्ज, तो यहाँ पे बन गया R+ और AgX मिल गया हमें, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि हमारा जो सिल्वर आयन है ये लुइस एसिड की तरह एक्ट करता है। तीसरा जो इसके अंदर हो जाता है, हम इसके अंदर जो हमारे लुइस एसिड है या सुपर एसिड्स हैं, सुपर एसिड जो होते हैं, उनको हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास में BF3 है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, या फिर आप SBF5 भी यूज कर सकते हो, ये आपका एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड हो जाएगा। तो ये आपके सुपर एसिड्स हो जाते हैं, तो ये भी आपकी रिएक्शन दे देते हैं। इसके साथ में हम RX भी ले सकते हैं, या फिर हम एसाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, मतलब हेलाइड लेना है हमें, कोई भी ले सकते हैं आप। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया CH3 और CO है हमारे पास में, और F ले लिया हमने फ्लोराइड। इसके अंदर अगर आप ले लेते हैं, आपके पास में BF3 है, तो ये क्या करता है कि ये इस F को ले लेता है और ये माइनस चार्ज के साथ में बन जाता है, बाकी जो बचा है वो प्लस चार्ज के साथ में, तो आपको मिल जाता है CH3 CO, ये प्लस में बन गया। अब ये किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है वहां पे जाके अटैक कर सकता है, और ये हमारे पास में बन जाएगा BF4 नेगेटिव। अगर इसी तरीके से आप कोई भी R ग्रुप ले लेंगे, RF, इसके साथ में आप SBF5 ले लेंगे, ठीक है, ये भी आपका सुपर एसिड है, तो ये आपको क्या दे देगा, F चले जाएगा इसके पास में, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है पूरा नेगेटिव चार्ज के साथ में, और बन जाता है R के साथ में प्लस और SBF6 माइनस। हाईली एसिडिक मीडियम जब हम प्रोवाइड करते हैं, सुपर एसिड है तो हाईली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने की वजह से इजीली जो आपका इसमें X होता है, यानी जो फ्लोरीन है वो इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, और यहाँ पे हमें कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में आप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपने डाईएजोटाइजेशन वाली जो रिएक्शन है वो भी पढ़ी होगी, तो इसमें हम डीएमिनेशन कर सकते हैं, डीएमिनेशन ऑफ अमीन्स बाई आपका नाइट्रस एसिड। तो इसके अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी आप एलिफेटिक ले लीजिए, यानी कि RNH2 मैंने यहाँ पर लिया है, इसके साथ में हम ले लेते हैं HNO2 डाल दीजिए, ठीक है, या फिर आप और लिख करके लिख सकते हैं NaNO2 और HCl। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, RN2+ और X नेगेटिव मिलता है, या फिर आप RN2+ भी लिख सकते हैं। प्राइमरी जो हमारी ये एलिफेटिक अमीन्स होती हैं, इससे हमें डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और आराम से डिकम्पोज होके हमें नाइट्रोजन गैस निकाल देता है, और अगर N2 यहाँ से निकल जाएगी तो क्या मिलेगा, R+ मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारे पास में कार्बोकटाइन जनरेट हो जाता है। तो हमारी जो एरोमेटिक वाली रिएक्शन होती है, जिसको हम पढ़ते हैं डाइजोटाइजेशन वाली रिएक्शन, फिर भी थोड़ी स्टेबल होती है, लेकिन ये एलिफेटिक के साथ में है तो ये अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, R+ प्लस जो हमारे पास में N2 गैस है वो हमारी रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बस कोई भी हीट का साइन इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके बाद में पांचवा भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए पांचवा आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है कोई भी आप इस तरीके से एल्कीन ग्रुप ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कोई मल्टीपल बॉन्ड का कोई भी ग्रुप है, इसके अंदर आप कटाइन या फिर एसिड डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे H+ ले लिया, तो क्या होगा कि एक कार्बन तो इससे जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अगर इस कार्बन से हम इसको अटैच कर देते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गई, ठीक है, और दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये भी एक तरीका है कार्बोकटाइन को जनरेट करने का। एक जो हम कर सकते हैं, एल्कोहल का प्रोटोनेशन भी कर सकते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो प्रोटोनेशन कैसे हो सकता है, मतलब आपको इसको एक बेटर लिविंग ग्रुप बना देना है। जैसे ये OH इसके साथ में लगा हुआ है तो ROH है, अगर यहाँ पे हम इसका प्रोटोनेशन कर देते हैं, H+ डाल देते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये H+ इसके साथ में आके लग जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन लग गए, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ये आपका ऑक्सोनियम आयन जनरेट हो गया। मतलब ऑक्सीजन जब 2 के साथ में जुड़ा हुआ हो, प्लस चार्ज हो, तो ये ऑक्सोनियम आयन कहलाता है।
एग्जाम्पल इसका ये हाइड्रोनियम आयन हो जाता है, ठीक है। तो ये H2O प्लस हो गया यहाँ पे। अब ये एक बेटर लिविंग ग्रुप बन गया है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको प्लस चार्ज नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये इसको रिलीज करने के लिए R से अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, तो ये R प्लस बन जाएगा और यहाँ पर आपके पास में जो ये H2O है ये रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कार्बोकेटाइन मिल गया। जैसे इसका प्रोटोनेशन करा है अल्कोहल का, ऐसे ही इसमें कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है। प्रोटोनेशन हम यहाँ पे किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिल जैसे हमने ग्रुप लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया डबल बॉन्ड ओ इस तरीके से, और यहाँ पर हम H2SO4 ले रहे हैं या H+ ले रहे हैं, कोई भी हमने मान लीजिए एसिड ले लिया इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अभी देखिए ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच हो ही जाएगा, तो OH बन जाएगा। डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इसके ऊपर अभी प्लस चार्ज आएगा। अब यहाँ पे आपका रेजोनेंस हो सकता है, तो उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं, रेजोनेंस में रहेगी ये चीज, और एरो हम डबल साइडेड वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऊपर चले जाएगा और ये OH बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए लेकिन कार्बन के पास में नहीं रहे, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारे पास में कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए कार्बोनिल वाले ने, तो उसके थ्रू भी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। जैसे इसके अंदर एसिड है, तो इसके अलावा भी अगर आप कोई भी लुईस एसिड डाल दोगे तो उसको भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जैसे H+ को चाहिए थे, तो वो भी सेम ही काम करेगा। अगर आप कार्बोनिल ले लेते हैं, जैसे ये लिया, ठीक है, इसके बाद में आप इसके अंदर लुईस एसिड डाल दीजिए, BF3 लुईस एसिड है। ये क्या करना चाहता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ऑक्सीजन के पास में थे इलेक्ट्रॉन्स, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए, अपने साथ में ला करके क्या करेगा, इसको जोड़ लेगा, तो O के साथ में लग जाएगा BF3। अब ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो दिया ही है उसको बॉन्ड बनाने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर यूज हो गए, तो प्लस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। अब फिर से यहाँ पर क्या हो सकता है, ये डबल बॉन्ड जो है इसके साथ में रेजोनेंस में रहेगा, डबल बॉन्ड हमें ऐसे लगाना है, ठीक है, डबल साइडेड एरो, और यहाँ पे हमारे पास में इसके पास में प्लस चार्ज आ जाएगा और ये OBF3 अटैच हो गया। तो यहाँ पे कुछ और आगे जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन प्लस चार्ज जो है यहाँ पे कार्बन के ऊपर चले जाता है, तो इससे भी हमारा कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। एक और ले सकते हैं, मान लीजिए कोई और एक कार्बोकेटाइन आया है और उसने दूसरे मॉलिक्यूल में कार्बोकेटाइन जनरेट करना है, तो वो चीज भी हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पर एल्कीन लिया इस तरीके से, और इसके पास में कोई भी CH3+ आ गया घूमते हुए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबली बॉन्डेड है ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है, कोई भी एक कार्बन इसके पास में इसे दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये कार्बन ने अगर इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिया, तो देखिए इस कार्बन के पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड्स जो थे वो थे ही। अब एक बॉन्ड जो है ये था इसके बीच में और इसके बीच में, एक से CH3 ने दिया है अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो CH3 जुड़ेगा, 2 बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे। तो अब यहाँ से एक बॉन्ड कम होने की वजह से इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। तो जब भी किसी का एडिशन होगा तो इसी तरीके से रहता है, जिसके पास में अटैच होना है उसके पास में अटैच हो जाता है, दूसरे वाले के पास में कुछ नहीं बचता है तो वो हमेशा प्लस चार्ज लेकर रह जाता है। तो ऐसे हमारे पास में कार्बोकेटाइन बन गया। और अगर इसके अलावा भी आप कोई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन रिंग ली, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास में भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज डाल दीजिए, तो क्या होगा, एक कार्बन अटैच करेगा इसको, NO2+ आएगा यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये रिच है, ये डेफिशिएंट के ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला ये जो कार्बन है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इसके पास में हाइड्रोजन था ही, वो कहीं नहीं जाएगा, इसके साथ में NO2 यानी कि NO2 ये जुड़ जाएगा, NO2 का प्लस चार्ज हटेगा, और इस वाला कार्बन क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो इस वाले कार्बन के पास तो जुड़ गया, लेकिन जो इसके साइड वाला कार्बन था जो डबली बॉन्डेड था, अब उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो जो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा वो स्टेबिलाईज हो जाएगा, तो ऑल ओवर रिंग के ऊपर हम प्लस चार्ज को दिखा सकते हैं। तो ऐसे भी हमारा कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता है। इसके बाद में है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन कार्बोकेटाइन का यूजिंग आपका PMR, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, या फिर NMR जो है। अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, आप देखिए, अगर आपके पास में यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल फ्लोराइड है अगर, तो यहाँ पे टर्ट आपका T बनना चाहिए पहले, तो ब्यूटाइल है, 4 कार्बन आपके इस तरीके से हो गए, फ्लोरीन इसके साथ में अटैच था पहले, ठीक है। इसके बाद में अभी जैसे मैंने रिएक्शन दिखी थी, तो यहाँ पे आप ले लीजिए SbF5, आपको पता है फ्लोरीन तो ले ही लेगा, SbF6 बन जाएगा, और जो कार्बन है इसके पास में प्लस चार्ज आ जाएगा, तो कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पे इसका नाम हो गया टर्ट ब्यूटाइल फ्लोराइड, यहाँ पे हम लिक्विड SO2 ले लेंगे, यहाँ पे इसकी रिएक्शन कर देते हैं, ये इसको ले लेगा पूरे को, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा कार्बोकेटाइन, ठीक है, और ये प्लस चार्ज के साथ में है, हाईली स्टेबिलाइज तो रह गई, और प्लस मिलेगा SbF6 माइनस में, ठीक है, एक फ्लोरीन लेके नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 और 3 6, 3 9,
तो 9 हाइड्रोजन सिंगलेट, एक पूरा पीक मिल जाएगा आपको। यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, 9 हाइड्रोजन सिंगलेट पूरा एक पीक मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसकी डेल वैल्यू को देखेंगे, तो अगर आप डेल वैल्यू को देखेंगे स्केल के ऊपर, तो आपको यहाँ पे 1.3 अगर ppm इसकी मिलेगी, जिसके साथ में फ्लोरीन अटैच है। लेकिन जब कार्बोकटाइन बन गया है तो यहाँ पर अगर आपको डेल वैल्यू देखनी है तो वो आपको सिर्फ 4.3 ppm ही दिखेगी। तो ऐसे ही रहेगा इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोरीन है, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर भी होगी वो उस न्यूक्लियस को शील्ड करके रखेगी। तो जितना आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जितना उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए उतना उसको फील नहीं होगा। तो इससे जो भी आपका ये न्यूक्लियस है वो आपका हायर मैग्नेटिक फील्ड में रेजोनेट करेगा, जिससे वो अप फील्ड में जाएगा और जो आपकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू है ये आपको लोअर दिखाई देगी। जबकि इसी को ऑपोजिट अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है तो शील्डिंग नहीं होगी, तो वो आपकी लोअर फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर ही रेजोनेट करने लगेगा, जिसको हम डाउन फील्ड बोल देते हैं। और लेकिन जो आपकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो क्या होती है, वहां पे हाई होती है। आपने ये ग्राफ तो देखा ही होगा, यहाँ पे हमारा 0 रहता है, TMS रहता है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ती रहती है। यहाँ पे हाई फील्ड रहता है, ठीक है, इस तरफ में लो फील्ड रहता है। यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी दिखाता है, तो एक पीक मान लीजिए इस तरफ लाई कर रही है, एक पीक हमारी इस तरफ लाई कर रही है, तो ये हमारा डी शील्डेड वाली रहेगी, ये हमारी क्या रहेगी, शील्डेड वाली रहेगी। मतलब ये डाउन फील्ड है इस तरफ, और ये वाली कैसी है, ये अप फील्ड है। ये मैंने इसके अंदर बताया था कि यहाँ पे आपका हाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू दिख रही है क्योंकि ये डी शील्डेड है, तो इसी वाली रीजन के अंदर आएगा आपका डाउन फील्ड के अंदर। और यहाँ पे हाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, वैल्यू उस तरफ बढ़ रही है। जबकि जो पहला आपका सबस्ट्रेट रहेगा इसके अंदर, ये लो केमिकल शिफ्ट वैल्यू में है, ये शील्डेड है यहाँ पे, तो ये इस तरफ आएगा और लो केमिकल शिफ्ट वैल्यू रहेगी, क्योंकि इसको हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए अब रेजोनेट होने के लिए, क्योंकि शील्डेड हो गया। और ये वाला डिशील्डेड है तो कम पे हो जाएगा, लेकिन केमिकल शिफ्ट वैल्यू हाई रहेगी। तो ऐसे उल्टा याद रख सकते हैं इसमें। इसके बाद में जो रहेगा, इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन है पूरा, वो रहेगा।